हेलो फ्रेंड, आज की क्लास सेमेस्टर 5 में हिस्ट्री ऑनर्स का एक क्वेश्चन आता है। अकबर के राजनीतिक नीति तथा उसके परिणामों का वर्णन करें। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके आंसर की ओर चलते हैं। अकबर एक ऐसा शासक था जिसने यह समझा कि मुगल साम्राज्य की स्थायित्व एवं सुदृढ़ीकरण के लिए राजपूताना की अधीनता ही काफ़ी नहीं है। मतलब अकबर ही एक ऐसा शासक, मुगल साम्राज्य में ऐसा शासक था जो ऐसा समझता था कि अगर राज्य मतलब जो मुगल साम्राज्य है उसकी स्थायित्व सुदृढ़ीकरण के लिए अगर राजपूताना जो लोग होता है उसका अधीनता ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके साथ दोस्ती की भावना भी रखना आवश्यक है। राजपूतों की दोस्ती भी आवश्यक है। सल्तनत काल में लगभग 300 वर्ष तक तुर्क अफगान शासकों के सारे सैनिक प्रयासों के बावजूद राजपूतों की स्वतंत्रता की भावना को कुचला नहीं जा सकता था। मतलब जो सल्तनत काल था उसमें लगभग 300 वर्ष तक, कितना वर्ष तक, 300 वर्ष तुर्क अफगान के जो शासक थे उन लोगों ने सारे मतलब जितने भी सारे प्रयास थे, सैनिक प्रयास और भी बहुत सारे प्रयास, सब कुछ कर लिए। उसके बावजूद भी जो राजपूतों की स्वतंत्रता की जो भावना था उसको कुचला नहीं जा सकता था, मतलब कुचल नहीं पा रहा था। राजपूतों की गुलामी और आज़ादी का क्रम स्थित के अनुसार चलता ही रहा। मतलब जो राजपूतों का क्रम जो था और गुलामी व आज़ादी का क्रम भी स्थिति के अनुसार चलता ही रह गया था। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति या प्रतिरोध की कोशिशों को भी कमी नहीं छोड़ा था। मतलब जो राजपूत लोग थे वो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए और उनसे प्रतिशोध लेने के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ा था। बाबर, हुमायूं और शेरशाह के काल में भी स्थिति लगभग वैसी ही थी। मतलब जो बाबर था, हुमायूं था और शेरशाह था, उसके भी शासनकाल में यही स्थिति थी जो अकबर के शासनकाल में है। बाबर का प्रतिरोध करने की साहसपूर्ण कोशिश मेवाड़ के राणा सांगा तथा चंदेरी के मेदिनी राय ने की थी। मतलब जो बाबर था उसका प्रतिरोध करने की साहसपूर्ण कोशिश जो मेवाड़ का जो राणा सांगा था और चंदेरी के मेदिनी राय, वो दोनों में जो बाबर था उससे प्रतिरोध लेने की भावना थी, साहसपूर्ण था, मतलब शक्ति था। सफलता बाबर को मिली, परंतु सफलता बाबर को ही मिला। हुमायूं तो अपने ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ता रहा था। मतलब अगले क्लास में हम पढ़े थे कि हुमायूं के असफलता के क्या कारण थे। वो बहुत ही विलासिता आदमी था, अपने में रहता था, कूटनीतिज्ञ, राजनीति, वो सब चीज़ में बहुत दुर्लभ था। इसके कारण जो हुमायूं है वो अपने ही लड़ाई लड़ता रहा था। बहादुर शाह के विरुद्ध मेवाड़ की मदद कर हुमायूं राजपूतों की हमदर्दी पा सकता था। जो हुमायूं था वो बहादुर शाह के विरुद्ध मेवाड़ का जो राजा था उसकी मदद करके राजपूतों की हमदर्दी तो पा सकता था, परंतु ऐसा नहीं हो सका। शेरशाह ने भी जैसे तैसे राजपूतों के प्रति आक्रमण और अधिकार की नीति को ही अपनाया। मतलब जो शेरशाह था उसने भी जैसे तैसे करके राजपूतों के प्रति आक्रमण, अधिकार की नीति को ही अपनाया था। मतलब अकबर से पहले जितने भी सारा शासक हुए थे सबको राजपूतों से मतलब लड़ाई झगड़ा, वही युद्ध, आक्रमण करते रहता था, प्रतिरोध लेने की भावना, यही सब था। जाहिर है कि अकबर के पूर्व सुल्तानों और सम्राटों राजपूत में स्थायित्व के तत्वों का अभाव था, क्योंकि इससे तो साफ साफ पता चल रहा है कि राजपूत और जो मुगल शासक था उन लोग के बीच आपसी और स्थायित्व जो तत्व था उसका पूरा अभाव था, मतलब कमी था। युवा अकबर ने सारी स्थिति का विश्लेषण कर राजपूतों के प्रति ऐसी व्यवहारिक नीति अपनाई जिससे उसकी स्वाभाविक उदारता और राजनीतिक पटुता का क्षण दिखाई देता है। मतलब अकबर ही एक ऐसा शासक था, उसने सब कुछ जितने सारे ये थे लड़ाई झगड़ा उसके बारे में विश्लेषण अच्छे से जानकारी प्राप्त की। उसके बाद उसने सोचा कि ऐसा व्यवहार अपनाने की नीति अपनाई जिससे स्वाभाविक उदारता और राजनीतिक पटुता का मिश्रण दिखाई देता है।
इस नीति के स्थायी एवं अनुकूल परिणाम हुए। अकबर की राजपूत नीति एवं उसके स्वरूप की विवेचना इस प्रकार से किया जा सकता है। मतलब अकबर ने सब कुछ जानने वाने के बाद ऐसा नीति बनाया जिससे राजपूत नीति कहा जाता है। उसका स्वरूप मतलब बहुत टाइप का था, जिसकी विवेचना इस प्रकार से किया जा सकता है। पहला उसने राजपूतों को उच्च पद प्रदान करना। तो अकबर जो था उन्होंने सबसे पहले राजपूतों को उच्च पद प्रदान किया, मतलब कि उच्च पद पर उसको आसीन करने का सोचा, ताकि अकबर जो था वो राजपूतों से दोस्ती कर सके। अकबर ने राजपूतों से मैत्री बढ़ाने के लिए राजपूतों को उस उच्च पद प्रदान किए। अकबर ने राजपूतों को सेना में भी भर्ती करना शुरू कर दिया। इसका अकबर को बहुत लाभ हुआ। इन राजपूतों ने मुगल साम्राज्य की रक्षा की तथा उसका विस्तार करने में बहुत सहयोग दिया था। अकबर ने इन राजपूतों को केंद्र में उच्च पद दिए थे। जैसे कि हम बोले अभी, जो अकबर था उसने राजपूत से मैत्री बढ़ाने के लिए जो राजपूतों को उच्च पद प्रदान किए। अकबर ने राजपूत की सेना में भी, जो राजपूत लोग थे उन लोग को भी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया था। इसका फ़ायदा ये हुआ अकबर को कि जो राजपूत लोगों की सेना था वो मुगल साम्राज्य की रक्षा तथा उसका विस्तार, मतलब उसके साम्राज्य को विस्तार करने में बहुत सहयोग किया। अकबर ने इन राजपूतों को और केंद्र एवं उच्च पद दिए थे, जिसकी वजह से खुश होकर राजपूत लोगों ने अकबर का बहुत सारा चीज़ों में सहयोग दिया। दूसरा पॉइंट में हम लिखेंगे राजपूतों में वैवाहिक संबंध। तो राजपूतों से मैत्री संबंध बनाने के लिए राजपूतों से अकबर ने वैवाहिक संबंध भी बनाए। मतलब राजपूतों ने मैत्री संबंध तो बनाया ही राजपूतों से, परंतु उसके साथ साथ उसने वैवाहिक संबंध भी बनाए। अकबर ने सर्वप्रथम राजपूत राजा भारमल की पुत्री मानबाई से 1562 ईस्वी में वैवाहिक संबंध बनाए। जो अकबर था उसने सर्वप्रथम राजपूत एक राजा भारमल की पुत्री था उससे पुत्री जिसका नाम है मानबाई से कब 1562 ईस्वी में वैवाहिक संबंध बनाए। तो देखो एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अकबर जो था वो सबसे पहले किस राजा से संबंध बनाया और कब बनाया। तो राजा भारमल के साथ उसकी पुत्री मानाबाई से 1562 ईस्वी में वैवाहिक संबंध बनाया था। यह किसी राजपूत राजकुमारी का अकबर के साथ प्रथम विवाह था। मतलब और ये जो विवाह था वो किसी राजपूत राजकुमारी के साथ जो अकबर लोग था, मतलब अकबर था मुगल साम्राज्य के, मतलब ये प्रथम विवाह था। ऐसी नीति की शुरुआत थी जिसमें भारत में मुगल शासक पर पर्याप्त प्रभाव डाला था। प्रथम राजपूत कन्या से विवाह के बाद अकबर ने विवाह बीकानेर के राजा की पुत्री जैसलमेर के राजा की पुत्री राजा से किया। इसके बाद अकबर ने एक विवाह करने के बाद राजा की पुत्री उसका सेलम के राजा से भी 1584 ईस्वी में भगवान दास की पुत्री से शहजादा सलीम का अकबर ने विवाह करवाया दिया था। और उसके बाद धीरे धीरे करके उसने अपने बेटे या रिश्तेदार में एक एक करके विवाह करवा दिया था। तीसरा पॉइंट में हम देखते हैं धार्मिक सहिष्णुता की नीति। तो अकबर में सभी को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता तो दे दी थी, अपनी हिंदू पत्नियों को अपना अपना धर्म पालन की स्वतंत्रता दे रखी थी। 1563 ईस्वी में उसने हिंदुओं से यात्रा कर समाप्त कर दिया था। उसके बाद 1564 ईस्वी में अकबर ने हिंदुओं से जजिया कर भी समाप्त कर दिया था। अकबर ने हिंदुओं के धार्मिक त्योहारों को भी मान्यता शुरू कर दिया था। इन सभी कार्यों से राजपूत अकबरों के समीप आ गए थे। धार्मिक सहिष्णुता की नीति, तो इसमें अकबर ने जो सभी धर्मों को अपना पालन करने की स्वतंत्रता, मतलब जितने भी हिंदू धर्म थे उसको अपना धर्म पालन करने की स्वतंत्रता दे दिया था। उसने अपने हिंदू पत्नी, मतलब उसका जो हिंदू पत्नी लोग था उसको भी अपना अपना धर्म
की पालन करने की स्वतंत्रता दे दी थी और उसने हिंदुओं पर हिंदू यात्रा कर लगाया था, जिसको उसने 1563 ईस्वी को समाप्त कर दिया। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि अकबर ने हिंदुओं से यात्रा कर कब समाप्त किया था। तो 1563 ईस्वी में अकबर ने हिंदुओं से यात्रा कर समाप्त कर दिया था। उसके बाद 1564 ईस्वी में अकबर ने हिंदुओं से जजिया कर भी समाप्त कर दिया था। मतलब अकबर ने जो जजिया कर लगाया था उसको भी 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। अकबर ने हिंदुओं के धार्मिक त्योहारों को भी मान्यता दे दिया था। यही सब कार्यों के चलते जो राजपूत लोग था वो अकबर के और समय मतलब और करीब आ गया था। तो ये वाला भी समझ में आ गया होगा। मतलब सोलह सीधा साधा सिंपल में हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि जो अकबर था उसने जो जितने सारे हिंदुओं के धर्म था उसको पूरी तरह से आज़ादी दे दिया था। उसने हिंदुओं पर जजिया कर, उसके बाद ये यात्रा कर लगाया था उसको भी उसने समाप्त कर दिया था और अपनी जितनी भी सारी हिंदू पत्नियों था उसको भी अपने अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता दे दी रखी थी। इन सभी कार्यों के कारण जो अकबर था उसके करीब आ गए थे राजपूत लोग, मतलब अपने आप को समीप कर दिए थे। चौथा कारण हम लोग देखते हैं राजपूत राजाओं को उभयदान। तो अकबर इस तथ्य से भली भांति परिचित था कि यदि किसी राजपूत राजा पर वह अधिकार कर लेगा तो वह स्थायी रूप से वहां शासन नहीं कर सकेगा। अतः जिन राजपूत राजाओं में उसके विरुद्ध युद्ध भी किए उन्हें भी अकबर ने क्षमा कर दिया। इस प्रकार यदि कोई राजपूत शासक अकबर का आधिपत्य स्वीकार कर लेता था तो अकबर उससे मित्रता कर लेता था। मतलब जो अकबर था वो समझ गया था कि अगर वो कोई भी राजपूत के ऊपर मतलब अधिक दबाव डालेगा, उस पर कब्जा कर लेगा तो वो ज़्यादा दिन तक उस पर कब्जा करके नहीं रख सकता है। इसलिए अकबर के साथ जितने भी राजपूतों ने युद्ध किया था उसको ना अकबर ने क्षमा कर दिया था और उससे भी मित्रता का भाव रखा, ताकि जो राजपूत लोग हैं वो अकबर के साथ मित्रता से रह सके और उसे ऐसा कोई लगे ना कि जो अकबर है उस पर आधिपत्य जमा रहा है। अब 5 नंबर का ये में देखते हैं पॉइंट में राजपूतों की शक्ति का उपयोग। तो अकबर अत्यंत कूटनीति के शासक था। उसने राजपूतों की शक्ति का राजपूतों के विरोधी प्रयोग किया। वह अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति की उदाहरण के लिए राणा प्रताप के विरुद्ध राजा मानी सिंह को युद्ध कराने के लिए भेजा गया था। इसी प्रकार अमेर के राजपूतों ने रान्यभोर व मेवाड़ आदि पर अपना अधिकार करने में मुगल की सहायता की थी। मतलब जो अकबर था वो अत्यंत ही बहुत ही कूटनीतिज्ञ था। उसने राजपूतों को शक्ति को बहुत अच्छे से पहचान लिया था और राजपूत की शक्ति को ही राजपूतों के विरुद्ध प्रयोग करता था। अपनी मतलब महत्वाकांक्षा जो थी आकांक्षा थी उसकी पूर्ति की। उदाहरण के लिए जैसे राणा प्रताप था उसको के विरुद्ध राजा मनी सिंह को युद्ध करने के लिए भेज दिया था। इसी प्रकार आमेर के राजपूतों ने रान्यभोर व मेवाड़ आदि पर अपना अधिकार करने में मुगलों की सहायता कर दी थी। अकबर की छठा पॉइंट में अकबर की राजपूत नीति का परिणाम। तो अकबर के राजपूत नीति जो अपनाया था उसका क्या क्या परिणाम हुआ उस पर हम देखते हैं। अकबर की राजपूत नीति का भारतीय राजनीति स्थिति पर व्यापक प्रभाव पड़ा था। वह इसके महत्वपूर्ण परिणाम हुए थे जिसमें वे सबसे प्रमुख थे। 1 नंबर में अनेक राजपूत नरेशों में मुगल साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। राजपूत मुगल साम्राज्य की ढाल बन गया था। मतलब जो राजपूत था राजपूत नीति अपनाया था अकबर ने, उसको जो राजपूत नरेश लोग थे वो मुगल साम्राज्य के विस्तार में बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। जैसे हम लोग पढ़े ना आगे कि जैसे मुगल ने कैसे राजपूतों को शक्ति का प्रयोग करके राजपूतों को ही युद्ध करवा दिया था। इस प्रकार करके वो अपने साम्राज्य का धीरे धीरे विस्तार करता गया और राजपूत जो था वो मुगल साम्राज्य का ढाल बन गया था। दूसरा पॉइंट में हम लोग देखते हैं अकबर की उदार और मैत्रीपूर्ण नीति के कारण हिंदू मुस्लिम संस्कृति में समन्वय स्थापित हो गया था। तीसरा कारण में देखते हैं अकबर की उदार नीति के कारण अनेक राजपूत राज्य नष्ट होने से बच गए।
साम्राज्य में मतलब जो पर ने उदार नीति अपनाया था। जैसे युद्ध करने का बाद जो राजपूत के राज्य साम्राज्य होता था वो अकबर छीन के अपने राज्य में मिला लेता था, और उसके शासक जो होते थे उसको दंड दे के जेल में या कारावास में डाल देता था। इस सब से जो राजपूत शासक थे, बहुत सारे शासक जो अकबर से युद्ध नहीं कर सकते थे, उसको अपने राज्य को नष्ट होने से बच गया, मतलब बचा लिया उदार नीति के कारण। चौथा कारण, साम्राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित हो जाने के कारण साहित्य, कला आदि का सभी क्षेत्रों में उन्नति हुई। व्यापार वाणिज्य में बहुत विकास हुआ और देश की आर्थिक दशा बहुत सुधर गई थी। मतलब शांति और व्यवस्था स्थापित करने में भी और करने के कारण और साहित्य, कला आदि सभी क्षेत्रों में उन्नति, व्यापार वाणिज्य बहुत विकास हुआ और देश की आर्थिक दशा बहुत सुधर गई थी। मतलब अकबर ने जो राजपूत नीति अपनाया था उससे व्यापार की नीति में, साहित्य, कला और आर्थिक दशा में बहुत सुधार किया। राजपूतों के सहयोग में अकबर अपने विरोधी अमीर सरदारों पर अंकुश रखने और उसकी विद्रोहात्मक गतिविधियों का दमन करने में भी सफल हुआ था। जो राजपूत था उसके सहयोग के कारण जो अकबर थे अपने विरोधियों से और सरदार पर अंकुश रखने, मतलब उस पर कब्जा बनाए रखने के लिए, आधिपत्य जमाए रखने में भी जो राजपूत नीति है वो बहुत ही सफल हुआ, मतलब बहुत ही लाभदायक हुआ। राजपूत नीति से अकबर को एक लाभ हुआ कि बिना किसी परेशानी से खर्च के राजपूतों की विशाल एवं शक्तिशाली सेना उसके अधीन हो गए थे। मतलब राजपूत नीति अपनाने से अकबर को सबसे बड़ा फायदा यह हुआ था कि बिना किसी पैसा, धन दौलत, परेशानी के भी राजपूतों पर अपना विशाल एवं शक्तिशाली सेना उसके अधीन हो गया था। मतलब बनाए रखने में बहुत हद तक आसान हुआ था। 7वां पॉइंट में देखते हैं, अकबर की राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप उसके मतलब अनेक राजपूत राजाओं की योग्यता का प्रदर्शन करने का उचित अवसर मिला था।